Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope your day is going well. It's your second lecture of chemistry from chapter number 1 Fundamentals of Chemistry. आप अपने पहले लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री तक। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को। कैसी मैन्युफैक्चरिंग को? कमर्शियल स्केल पे। अब ये कमर्शियल स्केल क्या है? कमर्शियल स्केल यानी कि कोई भी चीज़ जब कमर्शियल स्केल पर तैयार की जाती है तो उसका मतलब है कि एक एरिया में, किसी भी सिटी में या कंट्री में या एरिया में जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी नीड के मुताबिक जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है कि इस इलाके की ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक से उस तादाद में बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं कमर्शियल स्केल पे उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग। तो जब किसी केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल स्केल पर होती है और उसे हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे पहले है हमारे पास कि जो बेसिक केमिकल्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। बेसिक केमिकल्स जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा एंड नाइट्रिक एसिड, ये बेसिक केमिकल्स हैं। इनकी भी इंडस्ट्रीज मौजूद है जिनमें ये सारे केमिकल्स प्रिपेयर होते हैं और उसके बाद इन बेसिक केमिकल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स, सोप, पेंट्स, पेपर एंड टेक्सटाइल, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। सोप, फर्टिलाइज़र, इन सब में कहीं ना कहीं ये जो बेसिक केमिकल्स हमने पढ़े हैं इनका यूज़ होता है और फिर ये सब बनते हैं। तो इन सब के जब हम मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं डिटेल में तो ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अब न्यूक्लियर वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, यानी जो एटम के अंदर, आपने एटम का स्ट्रक्चर रिसेंट क्लासेस में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो उसके ऊपर, उसकी एक्टिविटी के ऊपर एटम की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। तो जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सब्सटेंस की और वो जिस जिस न्यूक्लियर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, ये भी रेडिएशन से रिलेटेड एक फील्ड है। जब हम इन तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें एक सबसे अहम चीज़ है एटॉमिक एनर्जी, यानी जोहरी तवानाई। यानी अब हम एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, हाइड्रो एनर्जी हाइड्रो पावर स्टेशंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, और उसके अलावा कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कोल एनर्जी। और इसी तरह एटॉमिक एनर्जी है जिसमें एटम्स और न्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है एनर्जी की प्रोडक्शन में, उसे हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। इसको भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। इसके बाद आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। इसकी एप्लीकेशंस यानी यूजेस क्या है? मेडिकल की फील्ड में है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, रेडियोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा अक्सर। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, किडनी स्टोन्स, जो अक्सर पेशेंट्स होते हैं किडनी स्टोन्स के, तो उसके अंदर से जब स्टोन्स ख़त्म किए जाते हैं तो उसके लिए ये रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं, इसे हम लेज़र ट्रीटमेंट भी आम ज़बान में कहते हैं, और उससे उन स्टोन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, इसे हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। तो ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन मेडिकल की फील्ड में भी मौजूद है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मुख्तलिफ खानों की प्रिजर्वेशन। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वैसे ही जो बहुत से फूड हैं वो प्रिजर्वेशन की फॉर्म में भी हमारे पास आ चुके हैं, कैन फूड जिसे हम कहते हैं, कैंस में। तो कैन में इतनी देर तक फूड किस तरह से हमारे पास प्रिजर्व रहता है? वैसे तो हम घरेलू जिंदगी में जब यूज़ करते हैं खाने भी जो हम रोज़ पकाते हैं तो हम कहते हैं कि ये इतने दिन में ख़राब हो जाएगा अगर इसको प्रॉपर टेम्परेचर में ना रखा गया। लेकिन जो हम बाज़ार से कैन फूड लेके आते हैं उसे हम फ्रीज़ कर देते हैं एक दफ़ा या फ्रिज में रख देते हैं, तो उसे हम महीनों भी यूज़ कर लेते हैं। वो क्यों यूज़ कर पाते हैं हम और वो ख़राब? क्योंकि उसमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव ऐड किए होते हैं। प्रिजर्वेटिव एक केमिकल होता है जो इसे फूड को प्रिजर्व करता है। तो इसमें भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नॉलेज को।
उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। ये आपको मैं एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड भी बता चुकी हूँ इसमें कि इस फील्ड को स्टडी करके हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी बनाए हुए हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जब हम किसी भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इसमें आ सकते हैं। अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे असरअंदाज हो रही हैं इन्वायरमेंट पे यानी माहौल पे, इस सब को जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जहाँ पे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को जब स्टडी करते हैं तो बहुत सी केमिस्ट्री से रिलेटेड ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो सीवरेज है वो और उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं, स्मोक, वो हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहा है और बहुत बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसके। लेकिन केमिस्ट्री की ही फील्ड को हम स्टडी करके ये जान पाए हैं कि किस तरह से हम माहौल में इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट में ला सकते हैं और उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पोल्यूशन से। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी सैंपल से हम उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सैंपल है या मिक्सचर है हमारे पास, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और उसको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, यानी सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। अब एनालिसिस दो तरह का हो सकता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी देखते हैं, यानी कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से बना है जैसे। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें हम किसी भी कंपोनेंट की अमाउंट को देखते हैं कि कोई भी चीज़ उसकी अमाउंट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर जनरल लाइफ से इसकी एग्जांपल लें हम, तो जब भी हम कोई कपड़ा ख़रीदते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो फैब्रिक है वो क्या है, ये कॉटन है, लॉन है, वूलन है। तो ये जो इसकी फैब्रिक हम चेक करते हैं वो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसकी क्वालिटी है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। और जब हम उसकी मेजरमेंट्स को देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और वेट कितना है, या इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 पीस है, 2 पीस है या 3 पीसेस है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। और इसी चीज़ को जब हम केमिस्ट्री की फील्ड में देखते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी हमने जोन सी भी ब्रांचेस पढ़ी हैं उसको एक दफ़ा बुक से स्टडी कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स की कमर्शियल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, यानी बुनियादी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। These chemicals provide the raw material for many other industries such as fertilizers. Fertilizers कहते हैं खाद को जो फसलों में किसान इस्तेमाल करते हैं। सोप, साबुन, टेक्सटाइल्स यानी जितने अभी कपड़े से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर्स। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, nuclear processes and properties. The main concern of this branch is with the atomic energy. यानी इसका जो मेन कंसर्न है इस ब्रांच का वो एटॉमिक एनर्जी यानी जौहरी तवानाई से मुतल्लिक है, एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ, और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटीरियल्स। यानी इसके अलावा इस फील्ड का ये भी काम है कि मुख्तलिफ रेडिएशन जो मुख्तलिफ मदनियात यानी मेटल्स, कंपाउंड, मिक्सचर, मुख्तलिफ रेडिएशन जो वो रिलीज़ करते हैं वो मुख्तलिफ एनिमल बॉडीज़ और प्लांट्स में अब्जॉर्ब होती हैं। तो उसका जो प्लांट्स और एनिमल पे इफ़ेक्ट होता है, बैड होता है या फिर गुड, पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट,
इसको जब हम स्टडी करते हैं तो ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की फील्ड में आएगा। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट such as radiotherapy, preservation of food and generation of electric power through nuclear reactors। nuclear reactors कहते हैं वो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं बहुत, उनके अंदर न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अगर आप इस वर्ड को इंटरनेट पे गूगल पे लिख के सर्च करेंगे तो आपको इसकी बहुत सी पिक्चर्स मिल जाएंगी कि किस तरह के होते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। यानी कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे अफेक्ट, माहौल पे असर और उसके इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स यानी जुज़ अज्जा के बारे में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। आप यहाँ पे बताया गया इस सेंटेंस में कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो साइंस की दूसरी ब्रांचेस जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी इन सब से भी रिलेटेड है। किस तरह रिलेटेड है? बायोलॉजी में हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में, इकोलॉजी भी इन्वायरमेंटल स्टडी है, सॉइल एंड वाटर। अब ये सब चीज़ें सॉइल, वाटर, अर्थ, ये सब और जानदार ये मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो इसका मतलब है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन सब से रिलेटेड है। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। यानी केमिस्ट्री के प्रोसेस ही को स्टडी करके हम ये जान पाए हैं कि किस तरह हम अपने माहौल में इम्प्रूवमेंट यानी बेहतरी ला सकते हैं और इसे प्रोटेक्ट या कर सकते हैं यानी इसे बचा सकते हैं माहौल के बुरे असरात से। इसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। यानी किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सैंपल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। कंपोनेंट्स कहते हैं वो जिस चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनती है, उसका एनालिसिस और उनकी सेपरेशन के उसे हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis provide the identity of substance. On the other hand, quantitative analysis determine the amount of each component present in the sample. इसके बारे में हम डिटेल में स्लाइड्स में स्टडी कर चुके हैं। Hence, in this branch, different techniques and instruments used for analysis and study. और इन एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। हर सब्सटेंस के की सेपरेशन के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। जब हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करेंगे, लैब वर्क करेंगे तो उसमें आप इन टेक्निक्स के बारे में जान सकेंगे। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। इसके बाद आ जाएं आप अगले सफ़े पे। अगर अगला टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस, यानी कि बुनियादी जो तारीफ़ें हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशन जो टर्म्स हम आगे केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे उनके बारे में। सबसे पहली है मैटर। इसके बारे में तो आप अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है और मुझे यकीन है कि आप सबको पहले से मालूम होगा। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और स्पेस जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है सब्सटेंस कि एक सब्सटेंस क्या है। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, यानी कि अपनी खालिस शक्ल में। प्योर फॉर्म यानी खालिस शक्ल में। कोई भी मैटर जो अपनी प्योर फॉर्म में होता है जब, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक सब्सटेंस है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं।
तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में आप, क्योंकि ये वर्ड आप केमिस्ट्री में जब आगे पढ़ेंगे मुख्तलिफ चैप्टर्स, तो इनमें ये वर्ड्स आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से एसोसिएटेड हैं। फिजिकल स्टेट क्या, कि वो लिक्विड है या सॉलिड है वो सब्सटेंस, या फिर वो गैस है या प्लाज्मा है, कि वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, तो वाटर जब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको हम हीट देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ली, लेकिन उसका जो केमिकल फार्मूला है H2O वो वही रहा, सिर्फ उसने स्टेट चेंज किया अपनी फिजिकल। इसी तरह जब हम लिक्विड वाटर को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं यानी फ्रीजर में रखते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो H2O ही रहा, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रही, सिर्फ उसने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज किया। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन, यानी कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर वो सब्सटेंस बना है, उसका फॉर्मूला क्या है, इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल H2O की एग्जाम्पल लें हम वाटर की, तो इसमें है हमारे पास ये हमारे पास कुछ इस तरह से है वाटर का फार्मूला H2O। तो इसको जब हम इसकी डिकम्पोजिशन की जाती है, यानी कि वाटर किन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और जब हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये अलग से किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, यानी अलग से ये हाइड्रोजन बन जाएगा और एक ऑक्सीजन बन जाएगा। अब वो वाटर नहीं रहा, यानी उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनमें हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, इन्हें कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें, तो ये आपकी बुक में इस टॉपिक के नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, फिगर 1.1। अभी हम बुक से भी देख लेंगे, इसको देख लें कि मैटर है सबसे पहले, और मैटर को बेसिक, मिक्सचर और सब्सटेंस 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया। उसके बाद सब्सटेंस की 2 एग्जाम हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कहते हैं जो कोई सब्सटेंस अपनी प्योर फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं ये एलिमेंट है, लेकिन जब कोई से 2 एलिमेंट से मिलकर बने, कोई तीसरी चीज़ बने, तो उसे हम कहते हैं ये कंपाउंड है, ठीक है। और आगे मिक्सचर की भी जब हम बात करें, तो मिक्सचर 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जब मिलते हैं तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं। आगे से मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। अब ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसकी बुक से एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। अब अगर आप बुक का पेज नंबर 4 ओपन कर लें, इसमें है बेसिक डेफिनेशंस। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आवर बॉडी एज वेल एज ऑल लिविंग थिंग अराउंड अस आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। यानी हमारा जिस्म और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, जैसे टेबल, चेयर, बुक, ये सब, मोबाइल, ये सब मैटर की एग्जांपल हैं। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम हर तरह के मैटर को स्टडी करते हैं। दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 फिजिकल स्टेट, जो किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड यानी ठोस में, लिक्विड यानी माया, एंड गैस यानी गैस में। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। किसी भी मैटर का जो कोई पीस जो अपनी खालिस शक्ल में मौजूद हो, प्योर फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। अब एवरी सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी किसी भी सब्सटेंस की एक कंपोजिशन फिक्स होती है कि ये इन चीज़ों से मिलकर बना है। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक होती हैं। वेयर एज, और अगर उसकी कंपोजिशन चेंज होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। वेयर एज इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर, जबकि इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। which can be homogeneous or heterogeneous in its composition. We know that every substance has physical as well as chemical properties. हर substance की
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। इसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल से बता चुकी हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल। अब यहाँ पे हम रीडिंग कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज दूज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ अ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी यानी कि किसी चीज़ में वो कितना हल होता है, कितना सॉल्युबल है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यू नो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ boiling point of water is 100 degrees Celsius and freezing point of water is 0 degree Celsius. For example, when ice is heated, it melts to form water. जब आइस को हीट किया जाए तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और फिर जब फर्दर वाटर को हम हीट करते हैं तो वो बॉयल हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस में। इन दिस एंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। इस सारे प्रोसेस में जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है वाटर की, जबकि केमिकल कंपोजिशन सेम रही है। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। When a substance undergo a chemical change, its composition changes and a new substance are formed. For example, decomposition of water is a chemical change as it produces hydrogen and oxygen. All materials are either substance or mixture. अब आप अपने नोट्स पे आ जाएं, चंक्स पे। इसमें हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आई होप कि आपने ये लर्न कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ये आपने लर्न कर लेनी है और अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन भी आपने लर्न कर लेना है और लिख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपने करना है, ये आपका टास्क है कि आपने इन्हें लर्न कर लेना है। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये भी आपने राइट करना है अपनी कॉपीज़ पे और इसको लर्न कर लेना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी एक क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम्स में या टेस्ट में आ सकता है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन, ये नोट्स में जो भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आपने इनको एज इट लिखना है, ठीक है। तो जब डिफाइन आए, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री, तब भी यही आंसर होगा। और अगर हम कहेंगे व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, तब भी सेम आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैटर, गिव एन एग्जाम्पल। ये भी आपने लर्न करना है। इसके बाद आप आ जाएं एक्सरसाइज पे। इस पोर्शन से आपने सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 10 तक स्टडी करना है। एक्सरसाइज में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें कुछ आप देख रहे होंगे रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन आपने ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ज़रूर लर्न करने हैं और कॉपीज़ में लिख लेने हैं। हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट लेक्चर में से है, तो इसको भी आपने लिख लेना कॉपीज़ में और लर्न कर लेना। अभी आप पे आके नेक्स्ट लेक्चर के डेज तक आपके पास कितने दिन होंगे, आप आसानी से इसको डिवाइड करके याद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने इस क्वेश्चन को इसी तरह दरमियान में एक लाइन लगा के एक तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख के अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और सेम फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह यहाँ मैंने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हेडिंग दी है, पहले उसे अंडरलाइन करके किया है और फिर वो लिखा है, और उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसी तरह से आपने इसको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये भी आपने कर लेना है लर्न। इसके बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।